मेरा शौहर बेरोजगार था, कोई काम नहीं करता था, मगर हर साल एक बच्चा जरूर पैदा करता। सास ससुर और देवर सभी लोग मुझ पर बहुत गुस्सा करते कि जब शौहर कुछ कमाता नहीं तो हर साल बच्चा क्यों पैदा करती हो। मैं रोकर चुप हो जाती। जैसे ही मेरा छठा बच्चा पैदा हुआ, उससे अगले दिन हादसे में मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। बच्चों को पालना मुश्किल हो गया। देवर ने गुस्से में आकर घर से निकाल दिया। मैं भाई के पास रह रही थी, मगर बच्चों को पालने के लिए एक लेडी डॉक्टर के पास काम करने लगी। एक दिन लेडी डॉक्टर ने मुझे एक बच्चा दिया और कहा, ये बच्चा ले जाकर इस पते पर दे आओ। मुझे कुछ अजीब सा लगा था, मगर मैं मजबूरन वो बच्चा देने चली गई। जब मैं वो बच्चा लेकर उस पते पर पहुंची तो मेरे कदमों तले से जान निकल गई, क्योंकि जिस आदमी ने दरवाजा खोला वो तो एक दिन पहले ही मेरे पास मेरा छठा बच्चा पैदा हुआ था। और आज मुझे ऐसी दर्दनाक खबर मिली थी कि मेरा जिस्म बिल्कुल सुन पड़ चुका था। मेरा ससुर रोकर मेरे पास आया था और उसने मुझ पर आसमान गिराया था। मुझे लगा था कि मैं सांस भी न ले पाऊंगी। मेरे ससुर ने बताया कि शहर के मरकजी बाजार में होने वाले धमाके में मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया है। मेरे ऊपर तले 6 बच्चे थे, जिसमें से एक तो कल ही पैदा हुआ था और वो मासूम अपने होने के अगले दिन ही यतीम हो चुका था। मुझे इस खबर पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा शौहर तो मुलाजमत की तलाश में दूसरे शहर गया हुआ था। फिर भला वो शहर के मरकजी बाजार में क्या कर रहा था। लेकिन मेरे ससुर ने बताया कि घर वापस आते वक्त उसके साथ ये वाकया पेश आया है। निशानी के तौर पर उसके कपड़ों के टुकड़े और शनाख्ती कार्ड उसी जगह से मिला है। ये खबर तो मुझ पर किसी बम की तरह गिरी थी। मुझे तो अपने शौहर का आखिरी दीदार भी नसीब ना हुआ था। मैं अपनी बदनसीबी पर मातम मना रही थी। मेरे बच्चों को तो अभी इतनी भी समझ ना थी कि उन्हें पता चलता कि उनके सर से बाप का साया उठ गया है। जैसे ही ये खबर मेरे आस पड़ोस में पहुंची तो लोग हमदर्दी के लिए आने लगे, लेकिन उस वक्त मेरे कदमों तले जमीन निकल गई जब हर आने वाले ने मेरे छठे बच्चे को मनहूस करार दिया और कहा कि यही बदनसीब है जिसके आने से मेरे शौहर की जान चली गई है। आहिस्ता आहिस्ता ये बातें मेरी सास के कान में पड़ गईं। मेरी सास, जो कि अब तक बेटे के गम में निढाल थी, अचानक सब कुछ भूल भुलाकर मेरे छठे बच्चे की दुश्मन बन गई और मुझे और मेरे बच्चे को गालियां देने लगी। लोगों ने बात करके मेरे ससुराल वालों को मौका दे दिया था कि वो मुझे निकाल बाहर करते, और फिर ऐसा ही हुआ था। मेरा जेठ, जो कि पहले ही इस घर में नजर लगाए बैठा था, ये घर मेरे ससुर का था, अपने भाई के मरते ही उसने मेरे बारे में तरह तरह के फसाने मशहूर करना शुरू कर दिए। मैं एक दिन की जिच्चा थी, मेरी हालत पहले ही बहुत खराब थी और ऐसे में इन सब बातों से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। मेरा शौहर निकट्ठू और कामचोर था, इसलिए मेरे सास ससुर और जेठ पहले ही मुझसे तंग थे। मेरा भाई और भाभी, जो कि मुझसे ताजियत के लिए आए थे, मेरी सास ने उनसे कहा कि जाते जाते अपनी इस बहन को भी और उसके मनहूस बच्चों समेत ले जाओ, अब इस घर में इसकी कोई जगह नहीं है। ये सुनकर तो मेरी जेठानी की बाछें खिल गई थी। बहुत अरसे से उनकी नजर इस कमरे पर थी जिसमें मैं अपने बच्चों के साथ रहती थी, क्योंकि ये कमरा उस घर का सबसे बड़ा कमरा था। चूंकि मेरे निकलते ही अब ये उनके कब्जे में आ गया था, लेकिन भला मुझे अब इस कमरे से क्या सरोकार हो सकता था। मेरी जिंदगी में जिसके दम से सारे रंग थे वो तो रहा नहीं था। मैं रोती सिसकती अपना सामान बांध रही थी जब मेरे कानों में मेरी भाभी की सरगोशी सुनाई दी। वो दबे दबे लहजे में भाई से कह रही थी कि हम यहाँ ताजियत करने के लिए आए थे, ना कि तुम्हारी बहन को उसके 6 बच्चों समेत यहाँ से अपने साथ ले जाने के लिए। तुम्हारी बहन ने हर साल का एक बच्चा पैदा किया है। हमारे घर में ना ही इतनी जगह है और ना ही इतनी गुंजाइश कि हम तुम्हारी बहन और इसके 6 बच्चों को पाल सकें। मेरी भाभी की बात ने तो मेरा कलेजा चीर कर रख दिया था। मेरे माँ बाप तो थे नहीं, बस एक भाई भाभी का ही आसरा था। और आज मुझे समझ आ गया था कि माँ बाप के मरने के बाद औरत का कोई मैका नहीं होता। मेरी भाभी मुझे रखने के लिए राजी ना थी। अगर वो आज मुझे यहाँ से लेकर जाती भी तो वहां पर हर दिन मेरा और मेरे बच्चों का क्या हाल होता, और आप लोग समझ ही सकते हैं। मैं सामान वहीं छोड़कर अपनी सास के कमरे में आ गई और उनके कदमों में बैठ गई। मैंने उनसे इल्तजा की कि मुझे यहीं रख लें, मुझे इस घर से ना निकालें। मैं उनके बेटे की बेवा हूँ और अभी इद्दत में हूँ। मेरा छोटा सा बच्चा है जो अभी 1 दिन का मासूम है, लेकिन मेरी सास ने मुझ पर कोई तरस ना खाया।
اور کہنے لگی کہ تیرا بچہ معصوم نہیں ہے بلکہ میرے بیٹے کا قاتل ہے۔ میری جٹھانی کہنے لگی کہ اپنی زندگی میں کون سا میرا دیور تم سے خوش تھا، تم نے اسے کبھی سکون نہ لینے دیا تھا اور آج تم اس کے نام سے یہاں کیوں سکون سے رہنا چاہتی ہو۔ میری جٹھانی کی بات سن کر تو میری ساس نے مزید نفرت سے مجھ سے منہ موڑ لیا اور میں بہت مجبوری کے عالم میں اپنے بچے اور سامان اٹھائے بھائی بھابھی کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر سے نکل پڑی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح بے آسرا ہو جاؤں گی اور احمد مجھے چھوڑ گیا ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کل کی بات ہے جب میں احمد کی دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی، جبکہ اس بات کو 7 سال بیت چکے تھے۔ احمد بہت محبت سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس گھر میں لایا تھا اور اس گھر میں میری اور احمد کی بہت ساری یادیں تھیں اور میرے سارے بچے اسی گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ میں اپنی ساری یادیں اسی دہلیز پر چھوڑ کر اپنے بھائی کے گھر آ گئی تھی۔ میں نے احمد کے ساتھ جو 7 سال گزارے تھے وہ بہت مشکل ضرور تھے، لیکن مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ میرے بچوں کے سر پر ان کے باپ کا سایہ ہے۔ احمد ہمیشہ ہی نوکری کو لے کر بہت پریشان رہتا تھا۔ اکثر اس کی نوکری چھوٹ جاتی تھی اور وہ گھر میں بیٹھ جاتا تھا۔ میرے سسر اور جیٹھ ہمارا خرچہ اٹھاتے تھے اور اسی لیے میں اپنی جٹھانی کو بہت بری لگتی تھی۔ احمد کہتے تھے کہ اس میں میرا قصور ہے، میں تو شادی سے پہلے اچھا بھلا کماتا تھا، زرینہ کی قسمت میں ہی دولت نہیں ہے، اس لیے میری نوکری بار بار چھوٹ جاتی ہے اور میرے سسرال والے بھی مجھے اس بات کا الزام ٹھہراتے تھے کہ میرا نصیب ہی کھوٹا ہے، جیسے تیسے میں اپنے بچوں کو پال ہی رہی تھی۔ میری جٹھانی ہر نوالے پر میری اولاد کو تانا مارتی تھی کہ یہ اس کے شوہر کی کمائی ہے، لیکن میری مجبوری تھی، میں سب برداشت کرتی تھی کیونکہ احمد کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی اور پھر احمد ہر سال ایک بچے کا باپ بن جاتا اور مجھے مزید تانے برداشت کرنے پڑتے۔ اب احمد نہیں رہا تو میرے سسرال والوں نے کھل کر میرے خلاف محاذ کھڑا کر لیا تھا۔ میں اپنے بھائی کے گھر تو آ گئی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ میری بھابھی بھی میرے ساتھ وہی سلوک کرنے والی ہے جو زندگی بھر میری جٹھانی نے کیا تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ اوپر کی منزل پہ بنا کمرہ مجھے دے دیجئے اور میں عدت پوری کرنے کے بعد کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا خرچہ اٹھا لوں گی۔ بھائی تو شاید خود بھی یہی چاہتا تھا، اس لیے فوراً مان گیا اور یوں میں اوپر والی منزل پہ بنے ایک چھوٹے سے کمرے میں منتقل ہو گئی۔ وہاں پر پڑا سارا کباڑ بھائی نے فروخت کر دیا۔ اصولاً تو اس کمرے میں میرا بھی کچھ حصہ بنتا ہی تھا، لیکن میرا حال ایسا نہیں تھا کہ میں بھائی سے اس طرح کی کوئی بات کرتی۔ میری عدت پوری ہونے تک میں نے بھابھی کے سارے کام ملازموں کی طرح کیے اور بدلے میں مجھے اور میرے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی رہی۔ میرے بھائی کا تو ایسے لگتا تھا کہ اس کے منہ میں زبان ہی نہیں تھی، وہ مجھ پر ہونے والے ظلم دیکھ کر بھی خاموش تھا۔ اور جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی میں نے اپنی ایک دوست کے توسط سے ایک چھوٹے سے کلینک میں نوکری کر لی۔ یہ کلینک میرے گھر سے بہت دور تھا، لیکن میری دوست کے کسی جاننے والوں کا تھا، اس لیے مجھے اچھی تنخواہ میں کام مل گیا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کو ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا اور خود بچوں کے اسکول جاتے ہی میں کام کے لیے نکل جاتی۔ اس کلینک میں ایک لیڈی ڈاکٹر بیٹھتی تھی جس کے پاس روز بہت سارے مریض آتے تھے اور وہ ایک مشہور لیڈی ڈاکٹر تھیں اور رش زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے بھی بہت کام کرنا پڑتا تھا۔ کلینک کے پچھلے حصے میں ایک چھوٹا سا لیبر روم بھی تھا جہاں ڈاکٹر ڈلیوری کا کام بھی کرتی تھی۔ میں اس کلینک میں ایک آیا کے طور پر کام کرتی تھی اور ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ ہر جگہ موجود رہتی تھی۔ جب بھی کسی عورت کے پاس بچے کی پیدائش ہوتی تو مجھے اپنے چھوٹے بچے کی پیدائش کا وقت یاد آ جاتا۔ بہت شدید تکلیف کے بعد میں نے اپنا چھوٹا بچہ جنم دیا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر مجھ پر بہت ناراض تھیں کیونکہ میرا ہر سال کا ایک بچہ تھا۔ میرا جسم درد کی تکلیف سے ٹوٹ رہا تھا اور ڈاکٹر نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ اب اگلا بچہ پیدا کرنے یہاں نہ آنا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں اس طرح ایک بچہ پیدا کرنے والی مشین بن جاؤں، لیکن میرے بے روزگار شوہر کے لیے تو یہ ایک عام سی بات تھی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ بچہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے، تم بلا وجہ ہی شور کرتی ہو۔ احمد کو کون سا اپنی جیب سے بچے کے خرچے پورے کرنے ہوتے تھے، لیکن میری ہڈیوں میں اب اتنی جان نہیں رہی تھی۔ چھٹے بچے کی پیدائش پر میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کسی بھی صورت میں اگلا بچہ پیدا نہیں کروں گی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ احمد ہی میرے ساتھ نہیں رہیں گے۔ دن بہت مشکل سے گزر رہے تھے۔ میں سارا دن کلینک پر کام میں مصروف رہتی اور جب گھر آتی تو میرے بچے بھوکے بیٹھے ہوتے اور پھر میں جلدی کھانا بنا کر انہیں کھلاتی۔
बड़े 4 बच्चों को मैंने स्कूल में डाल दिया था, जबकि छोटे 2 बच्चे मैं अपने साथ ही ले जाया करती थी। क्लिनिक में काम करने वाली दूसरी औरत भी मेरी मजबूरी से वाकिफ थी, इसलिए वो भी मेरे बच्चों का ख्याल कर लिया करती थी। मेरे ससुराल और मेरी भाभी से बेहतर तो ये गैर लोग थे जो मेरा ख्याल करते थे। एक दिन एक औरत शदीद तकलीफ की हालत में अस्पताल आई। उसकी डिलीवरी का वक्त करीब था, लेकिन वो अकेली थी। उसने डॉक्टर को बताया कि उसके शौहर की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए वो उसके साथ अस्पताल नहीं आए और उसका उसके शौहर के अलावा कोई भी नहीं है। पहले तो डॉक्टर ने उस पर गुस्सा किया, लेकिन उस मरीजा की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे मजीद रखा जाता, इसलिए डॉक्टर ने फौरन ही उसकी डिलीवरी कर दी। उस औरत ने खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया, लेकिन उसकी हालत नासाज होती चली गई। उस औरत ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया और पर्ची पर एक पत्ता लिखा हुआ मेरे हवाले किया और मुझसे वादा किया कि अगर उसे कुछ भी हो जाए तो मैं उसकी बच्ची को इस पते पर उसके शोहर के पास लाजमी पहुंचा दूंगी और उसके शोहर को उसकी मौत की इत्तला भी कर दूंगी। मैंने उसकी हालत देखते हुए मजबूरन उससे वादा कर लिया। औरत अगले 1 घंटे तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रही, लेकिन मौत की जीत हुई और वो जिंदगी से हार गई। उसकी मौत ने मुझे भी बहुत दुखी कर दिया था। मेरा बेटा पैदाइश के अगले दिन यतीम हो गया था और उसकी मासूम बच्ची पैदाइश के अगले ही घंटे में अपनी माँ से महरूम हो गई थी। बच्ची को उसके घर ले जाते वक्त मुझे कुछ अजीब सा लगा था कि कहीं आगे मामला कुछ और ही ना हो और मैं मुफ्त में फंस जाऊं। खैर, मैं उसकी बच्ची को गोद में उठाई उस पते पर पहुंची तो वो एक छोटा सा फ्लैट था। जैसे ही मैंने दरवाजा बजाया तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जान निकल गई कि दरवाजा खोलने वाला शख्स तो मेरा ही शौहर था। न जाने कितने लम्हे में कुछ बोल न पाई और सख्ते के आलम में अपने शौहर को जिंदा सलामत अपने सामने खड़ा देखती रही। मुझे देखकर मेरे शौहर की हालत ही खराब हो गई थी। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं यहाँ आ सकती हूँ। वो मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करने ही वाला था कि जब मैंने कहा, अहमद अपनी बच्ची तो ले लो। ये सुनकर वो एकदम चौंक गया और मेरी तरफ देखने लगा। मैंने अपनी गोद में मौजूद नन्हे वजूद को अहमद की तरफ बढ़ाया। अहमद ने उस बच्ची को अपनी गोद में ले लिया और बहुत मुश्किल से मुझसे पूछा कि खिजरा कहाँ है। मैंने उसे बताया कि वो इस बच्चे की पैदाइश पर दम तोड़ गई है। ये सुनकर अहमद जैसे अपने होश खो बैठा और मुझसे कहने लगा, तुम जानबूझकर मुझसे झूठ बोल रही हो, मुझसे बदला लेने की खातिर तुम ये सब कह रही हो। मैंने अहमद से कहा कि यहाँ तक आने से पहले मुझे हरगिज भी खबर ना थी कि इस बच्ची के बाप तुम हो। मैं तो इस औरत के कहने पर इस बच्ची को उसके बाप के हवाले करने आई थी। अहमद घुटनों के बल बैठकर रोने लगा, लेकिन मुझे उस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं बहुत पहले ही अपने अहमद को खो चुकी थी। बच्ची को अहमद के हवाले करने के बाद मैंने उसे कहा कि खिजरा की मैयत को क्लिनिक से ले जाओ, और जैसे ही मैं वापस जाने के लिए मुड़ी तो अहमद ने मुझे आवाज देकर रोका। मैंने पलटकर एक निगाह अहमद पर डाली तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा सबसे छोटा बेटा बिल्कुल अहमद की शक्ल का है। लेकिन अहमद कितना बदनसीब था कि जिसने अपने बेटे को सही तरह से देखा भी नहीं था, जो कि मेरे साथ आया था। अहमद मेरे साथ क्लिनिक तक आया और फिर खिजरा की मैयत की तदफीन का इंतजाम करने लगा। अहमद ने खिजरा की बेटी को मेरी गोद में डाल दिया और कहने लगा कि इस वक्त तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जो इस बच्ची को थोड़ी देर के लिए अपने पास रखे। अहमद की हालत बहुत खराब थी, शायद वो बहुत ज्यादा बीमार था। उस नन्ही सी बच्ची का कोई कसूर नहीं था, इसलिए मैंने उसे अपनी गोद में ले लिया। वो मासूम बिलक बिलक कर रो रही थी, शायद उसे एहसास था कि वो अपनी माँ से बिछड़ गई है। अहमद ने कहा कि वो खिजरा की मैयत को दफन करके इस बच्ची को ले जाएगा। मैं क्लिनिक पर ही उस बच्ची को लेकर अहमद का इंतजार करने लगी। दोपहर से शाम हो गई। जब अहमद क्लिनिक वापस आया, मैंने जैसे ही बच्ची को उसके हवाले किया तो वो मुझसे पूछने लगा कि क्या तुम कोई सवाल नहीं करोगी। मैंने अहमद से कहा कि मैं आपको नहीं जानती, मेरे शोहर के इंतकाल को साल गुजर गया है और अब मैं एक बेवा औरत हूँ जिसके 6 बच्चे हैं और जिनकी परवरिश के लिए मैं इस क्लिनिक पर जॉब करती हूँ। इससे ज्यादा मुझे कुछ इल्म नहीं है। मेरे तल्ख रवैये ने अहमद को जैसे आईना दिखा दिया था। अहमद खुद ही रोता हुआ मेरे सामने बैठ गया और मुझसे कहने लगा कि वो बेरोजगारी से बहुत तंग आ चुका था। उसने नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसे कहीं नौकरी ना मिली। उसे अच्छे से अंदाजा था कि उसके भाई और भाभी किस तरह हमारे लिए एक एक निवाले पर बच्चों को ताना देते हैं।
वो कहने लगा कि जब छठे बच्चे की पैदाइश पर वो मुझे अस्पताल में छोड़कर घर वापस आया तो उसके बड़े भाई ने उससे बहुत बुरा भला कहा था और साफ लफ्जों में कहा कि अब वो मेरा और मेरे बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकता और अब मुझे अपने बीवी बच्चों के साथ या तो ये घर छोड़कर जाना होगा या फिर कोई और काम करना होगा। मैंने अपने भाई से कहा कि मैं मुस्तकिल किसी अच्छी नौकरी की तलाश में हूँ और जैसे ही नौकरी मिल जाएगी मैं खुद अपने बीवी बच्चों का खर्चा उठा लूंगा। फिलहाल मुझे एक छोटे से दफ्तर में चपरासी की नौकरी मिल गई है। तनख्वाह इतनी तो नहीं है कि मैं सारा खर्चा उठा सकूं, पर मैं बहुत जल्द एक अच्छी नौकरी ढूंढ लूंगा। लेकिन अचानक भाई के साथ साथ अब्बा भी मुझ पर नाराज हो गए कि अब एक और बच्चा लेकर इस घर में ना आना। अब्बा ने तो यहाँ तक कह दिया कि घर आने से पहले अपने अगले बच्चे को ईदी सेंटर दे आना। मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हो चुका था। ऐसा नहीं था कि मैं काम चोर था, बस मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरे बहुत मिन्नत करने पर अब्बा ने मुझे एक हफ्ते की मोहलत दी और कहा कि इस एक हफ्ते में तुम अपना कोई ठिकाना ढूंढ लो। अब्बा की तो बातों ने मेरा दिल तोड़ के रख दिया था। अगले दिन दफ्तर के काम से शहर के मरकजी बाजार पहुंचा तो अचानक ही वहां धमाका हो गया। लेकिन अल्लाह के फजल से मैं बिल्कुल ठीक था। लेकिन अचानक ही मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर मैं घर वापस जाने की बजाय खुद को मरा हुआ जाहिर करूंगा तो हो सकता है तुम्हारे बच्चों को मेरे घर में ठिकाना मिल जाए। मुझे यकीन था कि मेरा बाप तुम्हें अपने घर में जरूर पनाह देगा क्योंकि तुम मेरे 6 बच्चों की माँ थी। और यही सोच के मैं घर आने की बजाय अपने एक दोस्त के फ्लैट में जाकर रहने लगा। मैंने वो छोटी सी नौकरी भी छोड़ दी थी जिस फ्लैट में मैं रहता था। मैंने वहीं अपने दोस्त के मशवरे से काम करना शुरू कर दिया। मैं फ्लैट में रहने वाले लोगों का सौदा सब्जी लाता और बदले में उनसे कुछ पैसे इजाफी वसूल करता। मेरा काम बहुत अच्छा चल गया था क्योंकि फ्लैट में रहने वाले लोग ज्यादातर अपना सौदा सब्जी मेरे ही जरिए मंगवाते थे। मैंने पलट कर एक दफा भी घर की तरफ नहीं देखा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़े। ऐसे ही एक दिन मेरी मुलाकात खिजरा से हुई। जब मैं उसे सब्जी पहुंचाने उसके फ्लैट में गया तो उसकी तबीयत खराब थी, वो अकेली थी। उसने मुझसे मदद मांगी और मैं उसे जैसे तैसे उठाकर अस्पताल ले गया। कुछ दिन में खिजरा की खिदमत की और वो बिल्कुल ठीक हो गई। खिजरा एक बहुत अमीर लड़की थी जिसके माँ बाप का एक हादसे में इंतकाल हो गया था और वो अकेली रहती थी। खिजरा को मुझसे मोहब्बत हो गई, इसलिए मैंने उसे साफ साफ बता दिया था कि मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ और बहुत मजबूरी में अपने बच्चों को छोड़कर आया हूँ। खिजरा ने कहा कि उसे अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मुझसे शादी करना चाहती थी। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसने मुझे कहा कि तुम्हें काम करने की भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सारी जरूरियात पूरी कर दूंगी। ये सुनकर मैंने खिजरा से शादी कर ली। जब खिजरा उम्मीद से हुई तो उसके बाद उसकी तबीयत मुस्तकिल खराब रहने लगी। मैंने हर तरह से खिजरा का ख्याल रखा था और उसकी हालत बेहतर नहीं हो रही थी। उसका ब्लड प्रेशर मुस्तकिल हाई रहता और आज वो चेकअप करवाने की घर से अस्पताल आई थी। मुझे पिछले 2 दिन से शदीद बुखार था, इसलिए उसने मुझे आराम करने का कहा और खुद चली गई। मुझे नहीं मालूम था कि अचानक उसे दर्द होना शुरू हो जाएगा और उसकी डिलीवरी का वक्त आ जाएगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि खिजरा मुझसे यूं बिछड़ जाएगी। अहमद अपने हिस्से की कहानी सुनाकर रोने लगा और मैं हैरत से अहमद को देखती जा रही थी। वो किस तरह बेवकूफ मर्द था जो ये भी नहीं जान सका कि उसका बाप और भाई उसके जीते जी उसकी बीवी और बच्चों को रखने के लिए राजी ना थे, तो उसके मरने के बाद भला कैसे उसकी बीवी और बच्चों को अपने घर में बर्दाश्त कर सकते थे। अहमद मुझसे बच्चों के बारे में सवाल कर रहा था और मैं गुम बैठी थी, उसे हैरत से तक रही थी। और जब वो बार बार एक ही सवाल की तकरार करने लगा तो मैंने उसे एक एक बात तफसील से सुना दी और कहा कि तुम कैसे बाप हो जो एक ही शहर में होते हुए भी अपने बच्चों से इस कदर लापरवाही रखते रहे। तुम्हें ये भी इल्म नहीं हुआ कि तुम्हारी मौत के अगले दिन ही तुम्हारी बीवी और बच्चे जमाने की ठोकरों पर आ गए थे। तुमने तो दूसरी शादी रचाकर अपना घर आबाद कर लिया, लेकिन मेरे मासूम बच्चे रूल गए थे। इस क्लिनिक में नौकरी करने के बाद जब घर जाती हूँ तो मेरे बच्चे भूखे प्यासे बैठे मेरे मुंतजिर होते हैं। मुझे शर्म आती है ये सोचकर कि तुम मेरे बच्चों के बाप हो। बेरोजगार होने के बावजूद भी तुमने अपनी मर्जी से हर साल बच्चा पैदा किया और जब उन बच्चों के खर्चे और परवरिश की बात आई तो तुम मुंह छुपाकर फरार हो गए। मेरी बातें सुनकर अहमद शर्म से सर झुकाकर बैठ गया। मैंने साफ साफ लफ्जों में अहमद से कहा कि अब मुझे और मेरे बच्चों को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों ने बगैर बाप के जिंदगी गुजारना सीख लिया है और मैं जैसे तैसे उनका पेट पाल रही हूँ।
احمد میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اس کے باپ اور بھائی اس قدر سخت دل ہوں گے کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کے بچوں کو بے سہارا کر دیں گے۔ احمد کہنے لگا کہ میں بھی یہی سوچ کر تمہیں اور بچوں کو چھوڑ گیا تھا کہ میرے بغیر شاید کہ تم لوگوں کا مستقبل بہتر ہو جائے گا اور تم لوگوں کے سر پر چھت رہے گی۔ میں نے احمد سے کہا کہ اگر یہی بات تھی تو ایک دفعہ پلٹ کر دیکھتے تو صحیح، ہماری خبر تو لیتے۔ تمہارا تو وہ بچہ جو صرف ایک دن کا تھا، زمانے نے اسے تمہارا قاتل ٹھہرا دیا، لیکن ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے۔ میری اور میرے بچوں کی زندگی میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ احمد نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، اس سے غلطی ہو گئی ہے اور وہ اس قابل ہے کہ مجھے اور میرے بچوں کو سہارا دے سکتا ہے، وہ ہمیں چھت مہیا کر سکتا ہے۔ میں نے ایک نظر احمد پر ڈالی جس کی گود میں ایک ننھی سی معصوم بچی تھی۔ میرے بچوں نے تو بغیر باپ کے گزارا کرنا سیکھ لیا تھا، لیکن اس ننھی بچی کو ماں کی ضرورت تھی۔ میرے ساتھ لیٹا 1 سال کا چھوٹا بیٹا اپنے باپ کی طرف ہاتھ بڑھا کر کھیل رہا تھا۔ اب مجھے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے فیصلہ کرنا تھا۔ میں ساری زندگی ایک چھوٹے سے کباڑ خانے میں اپنے بچوں کو رکھ کر ان کا مستقبل تباہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں احمد کو معاف تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن اپنے بچوں کی خاطر اس کے ساتھ ایک سمجھوتا ضرور کر سکتی تھی۔ اگلے ہی دن میں اپنے بچوں کو لے کر احمد کے فلیٹ میں شفٹ ہو گئی جو خضرا نے اس کے نام کر دیا تھا۔ میرے بھائی بھابھی نے ایک دفعہ بھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہاں لے کر جا رہی ہو۔ شاید وہ تو اسی دن کے انتظار میں تھے کہ کب میں ان کا گھر چھوڑوں۔ ان کے رویے نے مجھے اپنے فیصلے پر مطمئن کر دیا تھا۔ اب میرے 6 نہیں بلکہ 7 بچے ہیں۔ احمد پوری طرح اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کبھی کبھی عورت کو اپنا آپ بھلا کر اپنی اولاد کی خاطر ایسے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ میں نے بھی ایسا ہی ایک سمجھوتا کر کے اپنی اولاد کے مستقبل کو محفوظ کر لیا تھا۔